नमस्ते साथियों, आज हम भारत की नई शिक्षा नीति जो अभी 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जिस देश की शिक्षा नीति बेहतर होती है, सुपर होती है, वो देश भी सुपर होता है, बेहतर होता है। और जिस देश की शिक्षा नीति खराब होती है, बुरी होती है, उस देश के हाल भी बुरे होते हैं। किसी भी देश की प्रगति उस देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। जब बात शिक्षा की आती है तब इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि शिक्षा पर जो सिलेबस बनने जा रहा है, शिक्षा पर जो पॉलिसी बनने जा रही है, उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या रीसेट किया जा रहा है, क्या बदला जा रहा है। तो प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक टीचर, भारत का प्रत्येक जिम्मेदार प्रबुद्ध नागरिक, उसका ये कर्तव्य बनता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी पर गौर करे, उस पॉलिसी को पढ़े, क्योंकि ये सीधा हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि पॉलिसी अच्छी होगी शिक्षा की, तभी हमारे देश का जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ प्रत्येक नागरिक से कि आज आप जो भी शिक्षा नीति के आपके पास जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं या शिक्षा नीति के बारे में जहाँ भी आप अखबार के अंदर या मीडिया में, टीवी पर जहाँ भी आप हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और कुछ आप सुझाव भी तैयार कीजिए ताकि इसमें कुछ अपडेट किया जा सके, इसके अंदर इसको मॉडिफाई किया जा सके। तो हमारा ये ड्यूटीज बनती है कि जो शिक्षा नीति बन रही है वो हमसे अछूती नहीं रहनी चाहिए, हमें थोड़ा समय निकालकर उस शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम भारत की जो नई शिक्षा नीति है जो अभी अभी अपने लॉन्च हुई है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत आज़ाद होने के बाद अब तक 3 शिक्षा नीति बन चुकी है। भारत की आज़ादी के बाद का मतलब होता है 1947 के बाद भारत में 3 बार शिक्षा नीति बनी है। मेरा कहने का मतलब है शिक्षा का सिलेबस बदला है, शिक्षा के सिलेबस रीसेट हुआ है। ध्यान रखना, ये शिक्षा का फॉर्मेट बदला है। सबसे पहले 1968 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी, याद रखना आप, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले भारत की आज़ादी के बाद एक शिक्षा का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, ड्राफ्ट बना के उसको पूरे देश में लागू किया था। ये बात है 1968 की। तो देश की आज़ादी के बाद जो पहली शिक्षा नीति बन रही है 1968 के अंदर बन रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी बना रही है। दूसरी जो शिक्षा नीति बन रही है 1986 के अंदर बन रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है राजीव गांधी, 1986 में एक और नई पॉलिसी लेके आए, इसको रीसेट किया गया। ध्यान रखना, इसकी जगह ये पॉलिसी आई 1986। ये जितने भी अपने नवोदय विद्यालय भारत के अंदर संचालित है ये इसी नई शिक्षा नीति की देन है। ध्यान रखना ये। तो दूसरी जो शिक्षा नीति आ रही है वो 1986 में राजीव गांधी के समय आ रही है और इसका दक्षिणी भारत में, जैसे आज इस 2020 जो नई नीति है इस शिक्षा की विरोध हो रहा है, वैसे कि वैसे 1986 की नीति का भी दक्षिणी भारत ने खूब विरोध किया था। वामपंथी वाले लोग हमारी इस धरती का खाते पीते हैं, अन्न जल यहाँ का ग्रहण करते हैं, लेकिन गीत वो किसी और के गाते हैं। हर बार जब कोई देश की ऐसी बात आती है तो वो पूरे लामबंद हो जाते हैं और युद्ध की चुनौती देते हैं, कई बार युद्ध के लिए ललकारते हैं। अब ये जो नई शिक्षा नीति है इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। आप देख लेना, बिल्कुल अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर उनके वो विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। तो 1986 में भी राजीव गांधी की जो शिक्षा नीति थी उसका विरोध किया गया था और मोदी जी जो अब शिक्षा नीति लाए हैं उसका भी वो विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में रहते हैं और हमारे साथ वो कभी नहीं होते, कभी देशभक्ति नहीं दिखाते हैं। तो इन्होंने खूब विरोध किया था इस शिक्षा नीति का भी, लेकिन फिर भी ये लागू हुई थी। अब तीसरी जो शिक्षा नीति आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको बोलते हैं 2020, ये मोदी सरकार लेके आई है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। भारत की आज़ादी के बाद 3 शिक्षा नीति बनी है, 1968, 1986 और ये 2020। अब याद करने का तरीका देख लीजिए, इसको केवल याद कर लीजिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। ये जो 68 है इसको उल्टा कर दीजिए, 86 हो जाएगा, तो ये 86 हो गया। तो 68, 86 और 2020
मतलब 34 वर्ष बाद शिक्षा का सिलेबस बदला है, शिक्षा का फॉर्मेट बदला है। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। ध्यान रखना, ये शिक्षा शेरनी के दूध के समान माना गया है। जो पीता है वो दाढ़ता है, जो ज्यादा पीता है वो ज्यादा दाढ़ता है, जो लगातार पीता है वो लगातार दाढ़ता रहता है। तो ध्यान रखना, शिक्षा को शेरनी का दूध बताया गया है। और ये सुविचार थे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध बताया कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं, जो श्वेत अश्वेत का विरोध कर रहे थे, रंगभेद नीति का, उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके तहत पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। जब बात शिक्षा की आती है तो हमें बिल्कुल इस पे चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। आप बिल्कुल पढ़ना, अपने संविधान के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आने वाली कोई भी प्रतियोगिता, चाहे वो आरपीसी की हो, चाहे यूपीसी की हो, चाहे पटवार की हो, पुलिस की हो या और कोई अपने ग्राम सेवक की हो, प्रत्येक के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलेंगे। इसलिए आप इसको गौर से देखना। मैं बिल्कुल काजू और बादाम वाली बात करूंगा, ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपको हाइलाइट्स बताऊंगा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। मैं यहाँ गुट्टे और बोर की बात नहीं करूंगा, काजू बादाम वाली बातें करूंगा और हाइलाइट्स बताऊंगा आपको, और ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बिल्कुल आप अपना स्थान बना सको। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से आएंगे, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं और बीच में मैंने वो छोड़ा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो अपन शुरू करते हैं नई शिक्षा पॉलिसी। इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले मोदी सरकार ने कहा है एक देश एक शिक्षा। ध्यान रखना, एक देश एक शिक्षा। प्री प्राइमरी एक नया शब्द आया है, प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक एक नया सिलेबस जारी हुआ है। मतलब शुरू से लेकर एंडिंग तक सरकार ने चेंजिंग किया है, बदलाव किया है। तो प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक इस शिक्षा के सिलेबस को बदला गया है। ध्यान रखना, सरकार का ये सोचना है कौशल भारत, कुशल भारत, मतलब स्किल की शिक्षा दी जाए, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, कौशल की शिक्षा दी जाए, ताकि भारत क्या बने, कुशल बने। मोदी सरकार कहती है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, इस नए दौर के अंदर कुछ नई कहानी लिखे, नई बातें सीखे और नई इबारत लिखे। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मेरा कहने का मतलब है जो ओल्ड पॉलिसी है उसको छोड़ दिया जाए। ओल्ड पॉलिसी कौन सी, 10+2 वाली, ये छोड़ दी जाए और जो न्यू पॉलिसी आई है उस पर गौर किया जाए, ताकि कौशल आदमी कौशल सीखे और कुशल भारत बने। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इसी नारे के तहत ये न्यू पॉलिसी लाई गई है। तो चलिए आगे देखिए, जो पूरी की पूरी जो ये नेशनल एजुकेशन 2020 जो पॉलिसी है वो पूरी की पूरी रोजगार परक है, रोजगार उन्मुखी है। इस शिक्षा के अंदर इस तरीके की व्यवस्था की गई है, जब विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी करेगा तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके हाथ में कोई न कोई कार्य जरूर रहेगा। लेकिन अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंदर उसको पूछा जाता था 12वीं के बाद क्या करोगे, तो कहता था बीए करेंगे। अच्छा बीए करने के बाद क्या करोगे, बीएड करेंगे। अच्छा बीएड करने के बाद क्या करोगे, क्या करेंगे, बीएड क्यों कर रहे हो, कि बीएड करने से मन को शांति मिलती है। तो अब वो बात नहीं है, बिल्कुल आपकी डिग्री कंप्लीट होते ही या पढ़ाई पूरी होते ही आप बेरोजगार नहीं रहोगे, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके लिए रोजगार लेके आएगी, रोजगार उन्मुखी है, रोजगार परक है। जापान और चीन के अंदर
जब डिग्री प्राप्त करता है विद्यार्थी तो वो बेरोजगार नहीं रहता है, उसके हाथ में कोई ना कोई कार्य जरूर रहता है। तो इस तरीके की ये अपने पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के जो मुख्य स्तंभ है, एक तो पहुंच, सभी तक इस शिक्षा की पहुंच होगी, फिर इसमें गुणवत्ता है, सार्वभौमिकता है, वहनता है, जवाबदेहिता है, तो ये इसके प्रमुख स्तंभ है। फिर पूरी की पूरी जो शिक्षा है इसको ऑनलाइन की तरफ ले जाया जा रहा है, ऑनलाइन और डिजिटल, इस शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हो सकता है आज तो कोरोना महामारी हो, भविष्य के अंदर और ऐसी कोई वैश्विक महामारी आ जाए तो उस समय की पहले से इन्होंने तैयारी कर रखी है। जो शिक्षा है वो अधिकांश ऑनलाइन होगी और डिजिटल होगी और वर्चुअल होगी। ध्यान रखना, घर बैठे बैठे आप बिल्कुल शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, तो सरकार ऐसा भी प्रयास कर रही है। अब शिक्षा का जो फॉर्मेट जो रीसेट किया गया है, शिक्षा का जो सिलेबस बदला गया है, वो हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बदला गया है। सरकार ने एक टारगेट रखा है 2030 तक विद्यालयों के अंदर 1 से लेकर जो 12वीं तक है, ये जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के अंदर 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 2030 तक सरकार ने 100%, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर सर्वे किया गया था, पूरे भारत के अंदर 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है। जो शिक्षा के योग्य है, जो पढ़ सकते हैं, वो किसी कारणवश विद्यालय से जुड़े नहीं, और जुड़े तो बीच में उन्होंने छोड़ दिया, जिसको ड्रॉप आउट कहते हैं। तो ऐसे पुनः 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया जाएगा और 100% नामांकन हासिल किया जाएगा। ध्यान रखना, ये 2030 तक ये कार्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सौंपा गया है। चलिए आगे। अब बात अपने आती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको मंजूरी कब मिली है। बात है अपने 29 जुलाई, या आपकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से ध्यान रखना, 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति को 2020 कहते हैं। हमें 2020 खेलना है। अब वो टेस्ट और वनडे वाला छोड़िए, दुनिया बड़ी फास्ट है, इसलिए 2020 खेलना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अपनी 2020 है। टेस्ट की बातें भूल जाइए, वनडे की बातें भूल जाइए, वो पुरानी बातें हो गई है, और 2020 खेलिए। तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में मोदी की अध्यक्षता में ध्यान रखना एक बिल पारित हुआ है, और उस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी जी की अध्यक्षता में नेशनल हायर एजुकेशन बिल पारित किया गया है, जिसके तहत भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है और इसको संसद में भेजा जा रहा है। चूंकि ये पॉलिसी है, एक्ट नहीं है, बहुत फर्क है। एक तो पॉलिसी होता है और एक एक्ट होता है। यदि एक्ट बनाया जाता है तो संविधान के तहत बनाया जाता है, और पॉलिसी बनाई जाती है जो केवल एक व्यवहारिक होती है, जो एक डॉक्यूमेंट्री होती है, जिसको लागू करना नहीं करना राज्यों की विवेक पे निर्भर करता है। राज्य सरकार चाहती है तो लागू कर भी सकती है, या नहीं भी कर सकती है, या कुछ संशोधन करके लागू कर सकती है। तो ध्यान रखना, पॉलिसी किसी पर थोपी नहीं जाती है, ये तो सरकार ने बनाई है, जबकि एक्ट सब पे लागू होता है। तो एक्ट और पॉलिसी में ये फर्क है। आगे चलिए, यहाँ पर 2 कमेटियां पूछी जाती है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में 2 समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो SR सुब्रमण्यम, जो अपने पूर्व केंद्रीय अपने सचिव थे, जो स्वर्गीय हो गए हैं, डेथ हो गई है। तो SR सुब्रमण्यम, एक तो ये समिति बनी थी, और दूसरी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन,
इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 19 व्यक्तियों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस सुब्रमण्यम समिति के कुछ इनपुट्स भी लिए गए हैं, इसके भी जो कुछ सुझाव थे वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन दोनों समितियों के ध्यान रखना। लेकिन पूरी की पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 90% के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार की गई है। इसमें 19 व्यक्तियों की टीम थी और सुब्रमण्यम के कुछ इनपुट्स, इसके सुझाव भी शामिल किए गए। और बड़े आपको मजे की बात तो मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा बदलाव है इसके अंदर। पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और ठेठ रूरल ग्रामीण से लेकर आम व्यक्ति की इसमें सलाह ली गई है, उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विशेष ध्यान रखना, तो 2 लाख लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अंजाम दिया गया है। आम व्यक्ति का भी इसमें सुझाव मांगा गया है। तो ध्यान रखना, पहली बार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लोगों की राय से बनाई जा रही है, उनकी राय शुमारी से बनाई जा रही है, उनकी सहमति से बनाई जा रही है। चलिए आगे, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसको समाप्त नहीं किया है, इसका नाम बदल के केवल इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है, तो बच्चे बता ही नहीं पाते हैं और कई तो टीचर भी नहीं बता पाते हैं। कहते हैं कि भारत में शिक्षा मंत्री होता ही नहीं है, राज्यों में ही शिक्षा मंत्री होता है। ऐसी बात नहीं है, भारत में भी शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन जो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है वही देश का शिक्षा मंत्री माना जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत का जो शिक्षा मंत्री है वो छुपा हुआ होता था, प्रच्छन्न था, छिपा हुआ था, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं था। जो मानव संसाधन विकास मंत्री है वही देश का शिक्षा मंत्री माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक अलग से शिक्षा मंत्रालय बन गया है, तो देश का शिक्षा मंत्री भी अब हमारे सामने आ गया है। अभी जो देश के शिक्षा मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है, जो मानव संसाधन विकास मंत्री है। अब उनको अपन संसाधन विकास मंत्री नहीं कहेंगे, अब उनको शिक्षा मंत्री बोलेंगे। कई देशों के अंदर भी ये चर्चा होती थी कि भारत के अंदर अलग से शिक्षा मंत्रालय है ही नहीं, इसलिए भारत प्रगति नहीं कर रहा है। अब पहली बार शिक्षा मंत्रालय अलग बनाया गया। इससे पहले भी था, शिक्षा मंत्रालय अलग था। 1985 से पहले ये शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 के अंदर राजीव गांधी की सरकार ने इस शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने वापस इसको 2020 में शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया। तो एक बार पुनः अपने सामने वापस शिक्षा मंत्री आ गया। तो राज्य में भी शिक्षा मंत्री होता है और देश में भी शिक्षा मंत्री होता है। जैसे राज्य का गोविंद सिंह जी डोटासरा है, और इसी प्रकार देश के अब शिक्षा मंत्री बच्चे बिल्कुल जान सकते हैं कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक अभी वर्तमान में है। इनका भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाँ, आगे चलिए। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री यदि आपसे पूछ ले तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं, ये याद रखना आपको। आगे चलिए, तो ये नाम चेंज कर दिया, ये प्रतियोगी परीक्षा की तरफ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए, अब जो शिक्षा दी जाएगी वो त्रिभाषा फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश है, इंग्लिश का महत्व इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नगण्य कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया है। ध्यान रखना, जो मैकाले माइंड के जो लोग होते थे उनको हटा दिया गया है। अब हमको मैकाले पुत्र नहीं बनना है, हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर ले जाने वाली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके अंदर आप पाली सीख सकते हो, प्राकृत सीख सकते हो, फारसी सीख सकते हो, और मागधी सीख सकते हो, अर्ध मागधी सीख सकते हो, संस्कृत सीख सकते हो। इस प्रकार की अपन की भारत की जो पुरानी भाषाएं हैं उनको सामने लाया जा रहा है और अंग्रेजी का महत्व कम किया जा रहा है। विशेष ध्यान रखना, इस त्रिभाषा फॉर्मूला के अंदर एक शर्त है कि इसके अंदर 2 भाषाएं भारत की होगी और एक विदेशी होगी। तो एक तो भाषा हो सकती है अपनी मातृभाषा,
दूसरी अपनी कोई हो सकती है स्थानीय भाषा क्षेत्र विशेष की, जैसे तमिलनाडु की तमिल हो सकती है, आंध्र की तेलुगु हो सकती है, केरल की मलयालम हो सकती है, राजस्थान की मारवाड़ी हो सकती है। तीसरी आप कोई एक विदेशी भाषा चूज कर सकते हो। तो ये अपने त्रिभाषा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जिनमें से 2 भारत की भाषाएं होगी जो संविधान के अंदर उल्लेखित है, एक भाषा वो होगी। जैसे संविधान में 22 भाषाएं हैं तो उनमें से एक होगी, एक अपनी मातृभाषा होगी और एक कोई आप विदेशी भाषा। विदेशी में भी चीन की भाषा को रोका गया है, बैन है, कोई भी चीनी भाषा नहीं सीखेगा। चीनी भाषा का नाम है मंडारिन, इस पर रोक लगाई गई, बैन लगाई गई। बाकी आप फ्रेंच सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो बिल्कुल, और रशियन सीख सकते हो। बहुत सारी जो अपनी भाषाएं हैं दूसरी वो सीख सकते हो, एक मंडारिन भाषा को छोड़कर। चलिए, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखे कुछ नहीं कहानी। अब बात मैं स्कूली शिक्षा की करता हूं। स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है आपको पता हो। अभी तक 10+2 वाली शिक्षा चल रही है। 10+2 का मतलब पहली से लेकर 1 तो 10वीं तक सामान्य पढ़ाई होती है, वही विषय, और फिर इसके बाद 11वीं और 12वीं। इस प्रकार का ये एक ओल्ड पॉलिसी हो गई अपने। ये अब ये नई पॉलिसी नहीं रही 10+2। ये जो 10+2 है ये 1986 के अंदर आई थी, ध्यान रखना। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्कूली शिक्षा को डिवाइडेशन किया गया, बांटा गया। एक नया फॉर्मेट आया 5+3+3+4। स्कूली शिक्षा को इस फॉर्मेट के अंदर बांटा गया है, ध्यान रखना। ये नया फॉर्मेट आया है। पहले स्कूली शिक्षा 10+2 से होती 1 से 10वीं तक, फिर 11वीं और 12वीं, 2 का मतलब। लेकिन अब इसके अंदर बांट दिया है, ध्यान रखना। एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक। ये इस प्रकार का सिलेबस होगा। पहले स्कूली शिक्षा 12 वर्ष से पूरी हो जाती थी, अब स्कूली शिक्षा 15 वर्ष से पूरी हो रही है। इनको जोड़ कर लीजिए, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो ये 15 वर्ष हो रहे हैं। अब बच्चा जब 3 वर्ष का होगा तब उसको आंगनवाड़ी के अंदर नामांकित कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। इस प्री प्राइमरी का मतलब है एक तो नर्सरी, ध्यान रखना, एक LKG, एक UKG, ध्यान रखना। इसके अंदर प्री प्राइमरी के अंदर बच्चा 3 वर्ष का होते ही उसका नामांकन कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। ये तो 3 वर्ष से लेकर वो 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी के अंदर क्या करेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना। केवल खेलना, कूदना, बैठना, उठना, सोना, रोना, धोना, ये सब करेगा, मतलब वो ये सब सीखेगा, ध्यान रखना ये। और फिर कक्षा 1 व 2, ध्यान रखना। अब उसका जो प्रवेश हो रहा है वो आंगनवाड़ी से ही माना जा रहा है। ये जो 5 वर्ष है इसका मतलब ये है जो शुरू के 3 वर्ष है वो कहाँ बिताएगा, वो आंगनवाड़ी में। 3 वर्ष का आएगा, 6 वर्ष तक वहीं रहेगा। फिर वो 6 वर्ष का होते ही कक्षा 1 के अंदर आ जाएगा, फिर कक्षा 2 के अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो 5 वर्ष है ये 3 वर्ष तो हो गए आंगनवाड़ी के, और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 के अंदर वो आएगा, ध्यान रखना। इसके अंदर कोई सिलेबस नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। और न ही कोई किताब है, न कोई एग्जाम है। कक्षा 1 और 2 तक कोई एग्जाम नहीं है, मतलब शुरू से लेकर कक्षा 2 तक न तो एग्जाम होगा, न ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। केवल उनको ऐसी खेलने की, कूदने की गतिविधियां सिखाई जाएगी। अक्सर बच्चा भागता है, जब स्कूल ले जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को जेल में डाल रहे हैं। लेकिन वो जो लोगों के मन में या बच्चों के मन में जो डर होता है ना, वो अब मिट जाएगा और बच्चा हंसता, कूदता, खेलता स्कूल जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ मनोरंजन का साधन मिलेगा। उसको खिलाया जाएगा, कूदाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, तो रोना धोना सब वो स्कूल के अंदर करेगा। और फिर कक्षा और 1 और 2 में भी उसको ऐसी गतिविधियां सिखाई जाएगी। कोई एग्जाम नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई परीक्षा नहीं होगी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा, कगड़ा भी नहीं होगा, केवल उनका शारीरिक विकास किया जाएगा। तो ये जो शुरुआत के 5 वर्ष है वो इसमें बांटे गए हैं, ध्यान रखना।
आगे वाले जो 3 वर्ष आ रहे हैं, तो ये 5 वर्ष तो हो गए कक्षा 1 और 2 और 3 वर्ष वो अपने आंगनवाड़ी के। ये जो 3 वर्ष रखे गए हैं ये कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए रखे गए हैं, ध्यान रखना। और इसके अंदर वो बच्चा 3 से लेकर 8 वर्ष तक तो ये 5 वर्ष प्राप्त करेगा, 8 वर्ष तक तो आ जाएगा दूसरी के अंदर। फिर बच्चा क्या करेगा, इसके लिए जो आयु वर्ष रखा गया वो 11 रखा गया। 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो कक्षा 3री, 4थी और 5वीं में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल अपने किताब होगी, एग्ज़ाम भी होगा। अब ये जो किताब होगी केवल एक किताब होगी, हिंदी, पर्यावरण, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, इन पूरी सबको मिलाकर एक किताब बनाई जाएगी। मतलब बैग लेस किया जाएगा, बस्ते का बोझ कम किया जाएगा, केवल एक ही किताब होगी। सबको कमांड किया जाएगा विषय को और पूरी एक जिल्द बनाई जाएगी, उसके आधार पर इनको पढ़ाया जाएगा। मतलब यहाँ पर पहली बार इनके भविष्य निर्माण से संबंधित बात की जाएगी। जबकि ये 5 वर्ष इनको कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, खेलना कूदना, उठना बैठना, रोना धोना सिखाया जा रहा है। लेकिन इनकी सही जो किताब आ रही है वो 3री में आ रही है, फिर 4थी में आ रही है, 5वीं में आ रही है। इनको यहाँ से 3री क्लास से किताब पढ़ना शुरू कराया जाएगा और यहीं से इसका सिलेबस शुरू हो रहा है। और किताब भी एक होगी, कमांड होगी, ठीक है, भविष्य निर्माण से संबंधित बात की जाएगी। और बड़ी बात है यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है 3री, 4थी, 5वीं के अंदर पूरा का पूरा मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। विशेष ध्यान रखना, यहाँ इंग्लिश नहीं है, यहाँ इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का कोई बोलबाला नहीं है, मातृभाषा में उनको पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इसमें। चलिए, ये 3 वर्ष पूरे हो गए, तो ये तो हो गए इन कक्षाओं के लिए। ये जो 3 वर्ष है, ध्यान रखना, ये कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए, ये इन कक्षाओं के लिए निर्धारित है। 11 से लेकर 14 वर्ष इस आयु के बालक कक्षा 6 में, 7 में और 8 में, ये जो 3 वर्ष, ये जो फॉर्मेट है वर्षों का है। 5 वर्ष वो शिक्षा हो गई, ये जो 3 हो गए 3री, 4थी, 5वीं की हो गई, ये जो 3 हो गए 6ठी, 7वीं, 8वीं की हो गई। इसके अंदर जो सामान्य विषय चलते हैं वो के वो चलेंगे, लेकिन इसके अंदर पहली बार इनको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा और यहाँ इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप का मतलब यदि बच्चा सिलाई में रुचि रखता है तो 10 दिन वो सिलाई सीख सकता है। यदि बच्चा सॉफ्टवेयर में रुचि रखता है तो सॉफ्टवेयर के पार्ट सीख सकता है। या बच्चा और कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, या बच्चा और कोई चित्रकला के अंदर है या कोई पेंटिंग के अंदर है वो रुचि रखता है, तो उनको 10 दिन के लिए वो छूट दी जाएगी। उनका कौशल डेवलप किया जाएगा, प्रोफेशनल उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। और पहली बार कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। ध्यान रखना, यहाँ इंग्लिश तो होगी लेकिन अनिवार्य नहीं होगी, वो यदि चाहता है तो पढ़ सकता है। ध्यान रखना, ये तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। ये मिडिल स्टेज माना जा रहा है, ये मिडिल स्टेज माना जा रहा है। ध्यान रखना, तो 11 से 14 आयु वर्ष के बच्चे 6, 7 और 8वीं क्लास में, और कक्षा 6 से ही क्या शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर की शिक्षा शुरू हो जाएगी और इंटर्नशिप होगी। 10 दिन उनको छूट दी जाएगी। वो निकटतम अपने स्थान पर जाके सिलाई सीख सकता है या और कोई व्यवसाय के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है उसकी रुचि के अनुसार। चलिए, इसके बाद ये जो 4 वर्ष है, देखिए इन 4 वर्षों में क्या होगा, ये जो 4 वर्ष है, ये जो 4 वर्ष 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष इस आयु वर्ग के बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये जो 4 वर्ष है इन कक्षाओं के लिए है। यहाँ पर वो अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करेगा। ध्यान रखना, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले विषय अपन 11वीं कक्षा से लेते थे, 10वीं बोर्ड करने के बाद अपन 11वीं से विषय का चयन करते थे। कोई आर्ट्स लेता था, कोई साइंस लेता था, ध्यान रखना, कोई कॉमर्स लेता था। लेकिन कक्षा 9वीं से ही विषय चयन का उसको अधिकार है। अब 9वीं क्लास से ही आपको विषय लेने हैं। और बड़े मजे की बात है, आप विषय अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हो।
यदि आप साइंस ले रहे हो और आपकी इतिहास में रुचि है तो बिल्कुल आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ इतिहास और पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। कॉमर्स वाला साइंस पढ़ सकता है, साइंस वाला इतिहास पढ़ सकता है। मतलब जो स्ट्रीम व्यवस्था थी, STRE स्ट्रीम, जो स्ट्रीम व्यवस्था थी, ये जो वर्ग की व्यवस्था थी कि आर्ट्स वाला साइंस नहीं ले सकता, साइंस वाला कॉमर्स नहीं ले सकता, वो हटा दी गई है। अब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार बायोलॉजी वाला केमिस्ट्री वाला इतिहास पॉलिटिकल पढ़ सकता है, पॉलिटिकल वाला मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। ऐसे बैंड हटा दिया गया है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी पढ़ सकता है। तो कक्षा 9वीं से विषय चयन का एक नया परिवर्तन हुआ है। पहले विषय 11वीं से लेते थे, अब कक्षा 9वीं से विषय लेना है। अब ध्यान रखना, ये जो 4 वर्ष है यहाँ पर कोई परीक्षा ही नहीं होगी। अमूमन ये कहा जाता है कि 10वीं बोर्ड को हटा दिया गया है। साथियों, 10वीं बोर्ड को नहीं हटाया गया है। जो 300 पेज की ये जो डॉक्यूमेंट्री है, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि 10वीं बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड समाप्त नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि 10वीं बोर्ड का महत्व कम कर दिया गया है और छात्रों पर 10वीं बोर्ड का दबाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। सेमेस्टर प्रणाली का मतलब यह है कि अब एक साल के अंदर 2 एग्जाम होंगे। ध्यान रखना, हर 6 माह में एक एग्जाम होगा। मतलब बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। यहां भी 2 बार होगी, यहां पर भी 2 बार होगी, यहां पर भी 2 बार, यहां भी। मतलब चारों क्लास को बोर्ड जैसा बना दिया। वर्ष के अंदर एक बच्चा 2 बार एग्जाम दे सकता है। हर 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा, जिसको सेमेस्टर कहते हैं। तो इन 4 वर्षों में कुल 8 सेमेस्टर होंगे, 2 9th में, 2 10th में, 2 11th में और 2 12th के अंदर। जो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड नहीं हटाई गई है, उनका महत्व कम कर दिया गया है, सेमेस्टर प्रणाली में बदल दिया गया है। हर 6 महीने के बाद आपका जिस क्लास में हो एक एग्जाम होगा। मतलब प्रत्येक क्लास में आपके वर्ष में 2 एग्जाम हो गए, जिसको सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। जैसे आज कोई इंजीनियरिंग करता है तो वो कहता है कि मेरे 4 सेमेस्टर हो गए, 6 हो गए। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो बोर्ड नहीं हटाई गई है, उसका महत्व कम किया गया है और सेमेस्टर प्रणाली के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। और बड़ी मजे की बात है, यहाँ पर आप कोई एक विदेशी विषय भी पढ़ सकते हो, विदेशी विषय ले सकते हो। यहाँ पर एक नया परिवर्तन आया है। यदि आपकी रुचि है, केवल चीनी भाषा को छोड़कर आप इनके साथ पढ़ सकते हो। एक विषयों का विशेष पुल बनाया जाएगा, उस पुल के तहत आप अपना विषय चयन कर सकते हो अपनी रुचि के अनुसार। तो ये बड़े बड़े इसमें परिवर्तन किए गए हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहले जो ओल्ड पॉलिसी थी उसमें 10+2 इसको पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे, लेकिन अब 5+3+3+4 इसको 15 वर्ष लगेंगे। पहले सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन होता था वो कक्षा 1 से होता था, लेकिन अब इनका जो एडमिशन होगा वो प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी से ही हो जाएगा। ध्यान रखना, आंगनवाड़ी के अंदर एनटीटी लगाए जाएंगे। एनटीटी जो टीचरी होते हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो बच्चों को सिखाया जा सके। तो बच्चा 3 वर्ष का होते ही उसका नामांकन हो जाएगा और 6 वर्ष तक वो अपने आंगनवाड़ी में रहकर खेलना कूदना सीखेगा और फिर कक्षा 1 और 2 के अंदर वो पढ़ेगा। और उसमें भी क्या करेगा, खेलना कूद नहीं होगा, कोई किताब नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं। ध्यान रखना, केवल उसको उठना बैठना सिखाया जाएगा। तो ये पहले पुरानी के अंदर कक्षा 1 में प्रवेश देते थे और एग्जाम होते थे। अब यहाँ ये नया फॉर्मेट आ गया है। इसमें तो वो 3 वर्ष आंगनवाड़ी के और जो 2 वर्ष बच रहे हैं वो कक्षा 1 और 2 के। ये जो 3 वर्ष है ये तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के लिए। ये जो 3 वर्ष है 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए। ये जो 4 वर्ष है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए। अब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले अपन बात करते थे RTE, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार था। वो था अपने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन अब मैं आप बता दूं 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले 6 से 14 था और मूल आपको बताओ तो एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया 11वां, लेकिन अब होगा 3 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 3 से 18 हो गया, जो 6 से 14 था इसको भी बदल दिया गया है। अब देखिए, अब आप कहोगी
कि शिक्षक और छात्र अनुपात कितना रखा गया है, ये छात्र और ये शिक्षक। तो इसमें दो बातें उभर कर आ रही है, एक तो 25 छात्र पे एक शिक्षक होगा और 31 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। ये स्तर के हिसाब से ध्यान रखना, ये प्राइमरी तक जो पहला फाउंडेशन है वहाँ पर 25 पे एक होगा और जो बड़ी क्लासें हैं वहाँ 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। जो अभी 35 एक का और 40 एक का था, इसको भी बदल दिया गया है, ये विशेष ध्यान रखना। और इसका दूसरा वीडियो एक और दूंगा मैं आपको, उसके अंदर हायर एजुकेशन कॉलेज की शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है, बीएड की शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है, और टीचर बनने के लिए क्या इन्होंने टेट हटा दी, टीजीटी हटा दी, पीजीटी हटा दी, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। और क्या टीचर बनना आप कलेक्टर के समान हो गया, ऐसी भ्रांतियां अपने मार्केट में खूब चल रही है, अपने बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है कि अब टीचर बनना आसान नहीं है और साक्षात्कार होगा, उनका वाइवा होगा, उनका डेमो होगा, डेमोस्ट्रेशन होगा, ये होगा, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो दूसरे वीडियो के अंदर मैं इसका खुलासा करूंगा, चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।